ये है डिजाइन टू बाइंड गवर्नमेंट। अगर कोई भी रजिस्टर्ड डिजाइन है और सामने वाला पर्सन यूज कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको सू कर सकते हैं, हम उस पर केस फाइल कर सकते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड डिजाइन के जो भी ये होते हैं राइट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए भी सेम होते हैं जैसे किसी प्राइवेट पर्सन के लिए होते हैं। लेकिन यहां पे बोला है एंड द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17 ऑफ द पेटेंट एक्ट। तो चैप्टर 17 ऑफ द पेटेंट एक्ट क्या था मानसी, बताओ? गवर्नमेंट यूज से रिलेटेड था। यस। तो गवर्नमेंट यूज से रिलेटेड जब वो चैप्टर था तो उसमें ये बताया गया था ना कि अगर गवर्नमेंट किसी पेटेंटेड ये प्रोडक्ट को यूज करना चाहती है, ठीक है, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा ये पेटेंटी को, या फिर गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्वायर भी कर सकती है उसको एक बार में। दो सेक्शन थे ना, एक में देना होता था, एक में नहीं हाँ, देना। एक में देना होता था, एक में नहीं। वो सेक्शन 47, 46 में तो वो हाँ 47। ठीक है, तो वहां पे नहीं देना होता था क्योंकि वहां पे पब्लिक इमरजेंसी और इन सब की बातें हो रही थी, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को आपका इन्वेंशन यूज करना है तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट आपके इन्वेंशन को एक्वायर करना चाह रही है तो कैसे एक्वायर कर सकती है वो? इस पे मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था, थ्योरी वाला, याद है किसी को? हाउ कैन द गवर्नमेंट एक्वायर योर इन्वेंशन? वो नोटिफिकेशन बेस्ड कंपल्सरी लाइसेंस नोटिफिकेशन दे हाँ, देगी ऑफिशियली, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट, ऑफिशियल गैजेट। बिल्कुल, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में डायरेक्ट नोटिफिकेशन दे दिया तो आपका इन्वेंशन एक्वायर हो गया, ठीक है। और अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट या इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं तो लीगल प्रोसीजर फॉलो करके आपको कंपनसेशन देके आपका इन्वेंशन यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही बात बोली जा रही है कि रजिस्टर्ड डिजाइन गवर्नमेंट को तो बाइंड करती है, गवर्नमेंट को भी आप सू कर सकते हो, बट जो चैप्टर 17 ऑफ द पेटेंट एक्ट के रूल्स हैं वो रजिस्टर्ड डिजाइन पे भी अप्लाई होंगे जैसे पेटेंट पे अप्लाई होते थे, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट आपकी किसी डिजाइन को भी एक्वायर कर सकती है, गवर्नमेंट आपकी किसी डिजाइन को भी यूज कर सकती है और आपको कंपनसेशन पे कर सकती है। अंडरस्टूड? सो दिस यू शुड रिमेंबर। अब जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कि चैप्टर 29 एंटिसिपेशन, चैप्टर 29 बोल रहा हूँ, सेक्शन 29 वाला जो था एंटिसिपेशन से रिलेटेड, क्या चैप्टर का नाम क्या था वो? चैप्टर नंबर 6 एंटिसिपेशन, जिसमें सेक्शन 29 से 34 तक था। तो उसमें ग्रेस पीरियड कितना मिलता था? व्हाट वाज द ग्रेस पीरियड इफ यू शो इट इन एनी ट्रेड फेयर, जहाँ जो कि 12 months का। 12 मंथ्स 12 का। months। सिमिलरली यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को रिलेट करके ही पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड मिलेगा वो 6 मंथ्स का मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 4 इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, ठीक है। तो देखो ये सेक्शन क्या कर रहा है, वो सेक्शन पेटेंटी या फिर एप्लीकेंट को प्रोटेक्ट कर रहा था कि अगर उसने अपने इन्वेंशन को कहीं पे शोकेस किया है तो उसको एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? प्रोपराइटर को। पेटेंटी का नाम प्रोपराइटर हो जाता है यहाँ पे, फ्रॉम लूजिंग द नोवेल्टी, ठीक है। अगर उन्होंने किसी एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया है, वहां पे शर्त क्या थी कि जब यहाँ पे थोड़ी सी शर्तें अलग हैं, मतलब जिस्ट वही है बट थोड़ा प्रोसीजर अलग है। वहां पे प्रोसीजर क्या था? वहां पे प्रोसीजर ये था कि इफ समवन wants to use that particular like if someone wants to go to any exhibition, तो वो एग्जीबिशन गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जीबिशन होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी डिजाइन को पब्लिकली दिखा रहे हो बिफोर फाइलिंग, नोवेल्टी लॉस्ट हो जाती है और वो रजिस्टर नहीं हो सकती। बट जो सेक्शन 21 है वो सर्टेन एग्जीबिशंस में अगर आप शो कर रहे हो तो नोवेल्टी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे 3 मेन सिचुएशंस की बात की गई है, ठीक है। पहली सिचुएशन यह क्या है कि डिजाइन और आर्टिकल इज डिस्प्लेड एट एन एग्जीबिशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सिमिलर टू दैट ओनली। दूसरी सिचुएशन क्या है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजाइन इज पब्लिश ड्यूरिंग और आफ्टर द एग्जीबिशन। वहां पे भी हम पेटेंट के डिस्क्रिप्शन और इन सबको शोकेस कर रहे थे ना, ठीक है। और अगर हमारी डिजाइन को कोई और शोकेस कर दे, जैसे कि मैं वहां पे नहीं हूं ड्यूरिंग और आफ्टर द एग्जीबिशन, then also without the proprietor's consent, then also it is not anticipation तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, then also registration remains valid, ठीक है। तो एग्जीबिशन की बात देखते हैं। अगर कोई भी डिजाइन डिस्प्ले हुई है एग्जीबिशन में और वो एग्जीबिशन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जीबिशन है, तो ऐसा डिस्प्ले आपकी डिजाइन के
को एंटिसिपेट नहीं करेगा, प्रायर पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो सकता है बाद में भी। ठीक है, ओके। सिमिलरली आप उसके कोई भी कंटेंट को भी पब्लिश कर सकते हो, कैटलॉग्स दिखा सकते हो, सब कुछ दिखा सकते हो, देन ऑल्सो इट विल नॉट बी काउंटेड एज दिस पब्लिकेशन, और ड्यूरिंग और आफ्टर एग्जीबिशन कभी भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये भी इनवैलिडेट नहीं करेगा डिजाइन रजिस्ट्रेशन को। और अगर कोई और पर्सन आपके कंसेंट के बगैर दिखा रहा है देन ऑल्सो इट विल नॉट इनवैलिडेट। कंडीशन सब हमें समझनी है, प्रोवाइडेड दैट में जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, द एग्जिबिटर एग्जिबिटिंग द डिजाइन और आर्टिकल जो भी शोकेस कर रहा है और पब्लिशिंग या फिर जो पब्लिश कर रहा है डिस्क्रिप्शन को, गिव्स टू द कंट्रोलर प्रीवियस नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्म यूज करना है ये सारे कार्यक्रम करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्म यूज होगा वो फॉर्म 9 यूज होगा। वहां पे एंटिसिपेशन में कोई फॉर्म यूज नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपको यू मस्ट लेट द कंट्रोलर नो इन एडवांस यूजिंग फॉर्म 9 if you are going to showcase your design or publish any information about it। आप ऐसे एग्जीबिशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जीबिशन तो होना ही चाहिए, बट ऐसे किसी भी एग्जीबिशन में जाने से पहले आपको कंट्रोलर को इस सब के बारे में बताना है बाय यूजिंग फॉर्म नंबर 9। Where is form 9? Notice of intended exhibition or publication of unregistered design। See, नोटिस ऑफ इंटेंडेड एग्जीबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एन अनरजिस्टर्ड डिजाइन। ठीक है, सो आपको उनको नोटिस देना है कि मैं किसी ऐसे एग्जीबिशन में जा रहा हूं या जा रही हूं। ठीक है, ओके। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, कंट्रोलर को नोटिस देना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। दूसरी कंडीशन ये है कि द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज मेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जिबिटिंग। ठीक है, वहां पे जो ग्रेस पीरियड 12 मंथ्स था कि आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, यहाँ पे वो टाइम घट के 6 मंथ्स हो गया है। सारी चीजें सिमिलर हैं, बस 12 मंथ से 6 मंथ्स हो गया है, और कंट्रोलर को एक बार बताना भी है फॉर्म 9 का यूज करके। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है, मान लो आपके थ्योरी में ही ये क्वेश्चन आ जाता है, इफ यू आर गोइंग टू एनी एग्जीबिशन एंड यू वांट एग्जेम्पशन, कि मतलब आप के एग्जीबिशन में जाने को लेके उसको प्रायर पब्लिकेशन ना माना जाए, तो कौन सी 3 बातें हमें याद रखनी है। तो पहली बात यह है कि एग्जीबिशन ऐसा होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्जीबिशन हो, ऑफिशियल गैजेट में जाने से पहले आपने फॉर्म 9 में कंट्रोलर को नोटिस दिया हो, और वहां जाने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने डिजाइन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हो। टेल मी, एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? ओके, Yes, sir. ओके। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 22। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स, चैप्टर 5 लीगल प्रोसीडिंग्स एंड सेक्शन नंबर 22 पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइंस। ठीक है, तो वहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट वगैरह की बात हो रही थी, यहाँ पे प्राइवेसी की बात हो रही है, टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो देखो किस चीज को पायरेसी माना जाएगा, व्हाट अमाउंट्स टू पायरेसी और इन्फ्रिंजमेंट। पायरेसी और इन्फ्रिंजमेंट इज द सेम थिंग। ठीक है, तो देखते हैं हम जरा, देखो पायरेसी मानी जाएगी या फिर इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा, ये माना जाएगा कि एक पर्सन इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है इफ दे अप्लाई द रजिस्टर्ड डिजाइन और अप्लाई अ फ्रॉड इमिटेशन ऑफ इट। फ्रॉड इमिटेशन मींस उसके जैसे दिखने वाला ही सिमिलर डिजाइन टू एनी आर्टिकल इन द सेम क्लास। ठीक है, किसी आर्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं सेम क्लास के, फॉर सेल विदाउट द ओनर्स परमिशन। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। देखो इन सब चीजों पे ज्यादा ये मत करो कि यार कितना सारा है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट थिंक अबाउट इट इन अ प्रैक्टिकल मैनर। इन्फ्रिंजमेंट कब माना जाएगा, जब आप सिमिलर डिजाइन या फ्रॉड डिजाइन, उसके जैसी ही दिखने वाली इमिटेशन डिजाइन को सेम किसी भी आर्टिकल पे अप्लाई कर रहे हो सेम क्लास के। ठीक है, और उसको आप बेच भी रहे हो विदाउट द ओनर्स परमिशन, तो ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा पायरेसी ऑफ डिजाइन। ठीक है, फ्रॉड इमिटेशन का मतलब होता है गाइज
व्हाट डू मीन बाय फ्रॉड और ऑब्वियस इमिटेशन? फ्रॉड इमिटेशन का मतलब हो गया कि इंटेंशनली आप कॉपी कर रहे हो उसको, ठीक है। या फिर ऑब्वियस इमिटेशन का मतलब हो गया जो कि बिल्कुल सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है, मतलब आप फ्रॉड करके उसकी डिजाइन में थोड़े बहुत ट्विक्स करके और उसको यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। सो अंडरस्टूड? ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। फिर पायरेसी किसको माना जाएगा? इंपोर्टिंग को भी पायरेसी माना जाएगा। देखो, इवन इफ अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो इन्फ्रिंजिंग गुड्स को, उन पर डिजाइन अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको इन्फ्रिंजमेंट, आपके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस तब भी लग जाएगा, पायरेसी का केस तब भी लग जाएगा इफ यू आर इंपोर्टिंग द गुड्स फॉर सेल, ठीक है, दैट हैव द रजिस्टर्ड डिजाइन और इमिटेशन विदाउट द प्रोप्राइटर्स कंसेंट। तो इंपोर्ट करना भी इन्फ्रिंजमेंट सिंपल पेटेंट एक्ट में भी तो था, सेलिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, इंपोर्टिंग, मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, ऑल दिस वाज व्हाट? इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। तो यू कैन नॉट ऑल्सो डू व्हाट? यू कैन नॉट ऑल्सो इंपोर्ट इट विदाउट द प्रोप्राइटर्स कंसेंट, ठीक है। Then coming to C, and what it says, knowing that the design or any fraud imitation has been applied to any article to publish or expose, ठीक है। what it says कि suppose if you know that the design applied is unlawful, ठीक है, अगर आपको पता है कि ये जो डिज़ाइन इस पे अप्लाई की गई है ये गलत है, इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद भी आपने खुद अप्लाई नहीं किया, किसी और ने अप्लाई करा है, और आप फिर भी उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, इसको भी पायरेसी माना जाता है, ठीक है। जैसे कि एक शॉपकीपर है, उसको पता है कि ये वाटर बॉटल की जो डिज़ाइन है ये कॉपी है किसी रजिस्टर्ड डिज़ाइन की, और फिर भी वो उसको बेच रहा है, उसने खुद से अप्लाई नहीं किया, बट वो जहां से भी लाया है उसको पता है कि ये रजिस्टर्ड है, और उसको भी वो फिर भी बेच रहा है, देन ऑल्सो ही इज गिल्टी। ओके, गॉट इट? सो दिस इज इट। अब हम बात करते हैं पेनाल्टी की, ठीक है। तो पेनाल्टी हमने वहां पे भी पढ़े थे, पेटेंट एक्ट में भी पेनाल्टीज पढ़े थे। मानसी, यू मिस्ड दैट क्लास ना, पेनाल्टीज वाली? I attended that class, Raghav. I just ओके, आई थिंक यू मिस्ड वन क्लास ना, on yeah, I Saturday. missed one class What was the topic? I don't remember. on Sunday, Yeah, on Sunday. 9th of November, वो I guess. पेटेंट एजेंट वाला था, पेटेंट एजेंट। पेटेंट एजेंट वाला, उसी में तो मैंने, वो वाला मिस, हाँ उसी में तो मैंने पेनल्टीज वगैरह सारा बताया था उसी दिन। फिर मैंने वो मिस कर दिया। क्योंकि उस दिन मैंने ये पीसीटी नहीं बताया था। हम्म, ओके, सो सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 इज डन, नहीं अभी इट्स नॉट डन, ठीक है। तो इफ एनी पर्सन एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगे, ठीक है। इफ समवन इज इन्फ्रिंजिंग द प्रोपराइटर कैन चूज दीज टाइप ऑफ रेमेडीज, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है कि पहली तो स्टैच्यूटरी पेनल्टी है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ समवन ब्रेक्स दीज रूल्स देन दे कैन बी मेड टू पे द डिजाइनर ओनर अप टू ₹25,000 फॉर ईच वायलेशन, ठीक है, एज इफ इट वर अ डेट, ठीक है। जैसे कि आपने कोई डेट ले रखा हो, इस तरीके से आपको ₹25,000 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। गॉट इट? इफ यू आर इन्फ्रिंजिंग एनीवन्स डिजाइन, ओके। Okay, and then what is the next part? एक 50,000 वाला भी था ना, for an injunction against the repetition to pay such as may be awarded and to be restrained by the this. ओके, तो देखो पहला क्या है कि एक डेट की तरीके से आपको 25,000 पे करने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर योर वायलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर बोल रहा है इफ प्रोप्राइटर वांट्स टू ब्रिंग अ सूट, ठीक है, तो जैसे कि मान लो उसको बोल रहा है मेरे को पेनल्टी नहीं चाहिए, मेरे को 25,000 नहीं चाहिए, मैं वो केस फाइल करूंगा, ठीक है। तो कोर्ट कैन अवॉर्ड डैमेजेस, ठीक है। तो कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो पहले तो कोर्ट इंजंक्शन लगा देगी कि अब आप और यूज नहीं कर सकते हो,
और कोर्ट जो डैमेजेस अलॉट करेगी वो डैमेजेस आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन द एविडेंस। ठीक है, तो कोर्ट कैन डू टू थिंग्स, they can avoid damages and they can issue injunction stopping further infringement। ओके, ठीक है। फिर एक ये प्रोविजो दिया गया है, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द टोटल सम रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन डिजाइन अंडर क्लॉज ए शेल नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज। जैसे कि हर वायलेशन के लिए आपको 25,000 देने थे, जैसे आपने एक बार वायलेट करा, आपको मना किया गया, आपने तो अब फिर आप दोबारा कर रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव 25,000। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी टोटल अमाउंट होगा, टोटल लिमिट एक डिजाइन के लिए होगी, वो पेनल्टी की 50,000 होगी। ठीक है, सो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पेड फॉर अ सिंगल डिजाइन एज अ पेनल्टी इज ₹50,000। ओके, और उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग फॉर रिलीफ अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी अदर कोर्ट बिलो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी ये है सूट जो भी फाइल कर रहे हो कैन बी फाइल्ड इन अ कोर्ट, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे के कोर्ट में फाइल नहीं करना है सूट। ठीक है, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो आपको फाइल करना ही करना है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज पेनाल्टीज एंड ऑल। तो आपको क्या याद रखना है कि हर उसके लिए 25,000 की पेनाल्टी है। अगर प्रोपराइटर चाहे तो केस फाइल कर सकता है, कोर्ट उसको डैमेजेस प्रोवाइड करेगी और इंजंक्शन लगा देगी। एक डिज़ाइन के लिए टोटल पेनाल्टी 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी आप कोई केस फाइल करोगे देन यू कैन नॉट फाइल द केस बिलो द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो मिनिमम आपको डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बताओ, अब मुझे बताओ कि जब पेटेंट एक्ट में इन्फ्रिंजमेंट होता था तो पेटेंट जो इन्फ्रिंजर होता था उसके पास क्या क्या डिफेंसेस होते थे, पढ़ रखा है ना हमने चैप्टर 18 में, सूट्स कंसर्निंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स। बताओ, व्हाट वर द डिफेंसेस अवेलेबल टू द इन्फ्रिंजर। जिसने भी इन्फ्रिंजमेंट किया था वो क्या डिफेंस दे सकता था? काउंटर क्लेम। यस, एक्सीलेंट। वो काउंटर क्लेम बोल सकता था कि भाई मैं तो ना ये इन्फ्रिंज तो किया है, लेकिन जो भी रेवोकेशन के ग्राउंड्स हैं उनके केसेस पे मैं अपना डिफेंस तैयार कर लूंगा कि भाई तुम्हारी डिजाइन या तुम्हारा पेटेंट को तो मैं पहले रिवोक ही करा देता हूँ, मतलब ही नहीं बनता ये सब इन्फ्रिंजमेंट वगैरह का। ठीक है, या फिर दूसरा डिफेंस वो क्या देता था कि मैंने यूज किया है, जैसा कि अंडर सेक्शन 47 लिखा हुआ है कि सेक्शन 47 में यूज करने को सर्टेन, ये बोला गया था ना सेक्शन 47 के अंदर कि सर्टेन यूजेस ऑफ दिस आर नॉट कंसीडर्ड एज इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, ग्रांट ऑफ पेटेंट आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जैसे कोई यूनिवर्सिटी में टीचिंग पर्पस के लिए आपका इन्वेंशन यूज किया जा सकता है या गवर्नमेंट यूज कर सकती है, तो वो ये बोल सकता था अपने डिफेंस में कि मैंने जो भी यूज किया है वो मैंने किया है अंडर सेक्शन 47। तो ये दो डिफेंसेस अवेलेबल थे इन्फ्रिंजर के पास में। सिमिलरली टेल मी गाइज, यहां पे इन्फ्रिंजर के पास क्या डिफेंसेस अवेलेबल होंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, in any suit or any other proceeding for relief under subsection 2, every ground on which the registration of a design may be cancelled shall be available as a ground of defense। तो सेक्शन 19 में हमने पढ़ा ना कि ग्राउंड्स ऑफ कैंसिलेशन, किन किन ग्राउंड्स पे कैंसिल हो सकती है आपकी डिजाइन, तो यहाँ पे भी वो काउंटर क्लेम देगा अपने डिफेंस में कि भाई इनकी डिजाइन तो इस ग्राउंड पे ऑलरेडी कैंसिल हो सकती है, तो ये इन्फ्रिंजर के लिए एक डिफेंस की तरह काम करेगा। सिमिलर है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट इज, सो दिस वाज द डिफेंस। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि इफ एनी डिफेंस रिलेट्स टू कैंसिलेशन ग्राउंड्स फ्रॉम सेक्शन 19, अगर उसने मान लो डिफेंस दे ही दिया सेक्शन 19 से रिलेटेड कैंसिलेशन के ग्राउंड में, तो पूरा का पूरा केस कहां ट्रांसफर हो जाता था? रेवोकेशन के काउंटर क्लेम में पूरा का पूरा केस कहां ट्रांसफर हो जाता था?
हाई कोर्ट में, यहाँ पे भी पूरा का पूरा केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मस्ट ट्रांसफर द केस टू द हाई कोर्ट, ठीक है। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स इनवैलिडिटी इश्यूज है ना ये, तो हाई कोर्ट विल डिसाइड, ओके। फिर वहां पे भी कोर्ट क्या करता था, कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता था ना, तो यहाँ पे भी वंस द कोर्ट गिव्स एनी डिसीजन और एनीथिंग इट मस्ट सेंड अ कॉपी टू द कंट्रोलर, और कंट्रोलर क्या करता था वहां पे, पेटेंट रजिस्टर को अपडेट करता था। तो यहाँ पे भी कंट्रोलर साहब जब भी कोई डिसीजन मिलेगा तो दे विल अपडेट द ऑफिशियल रजिस्टर, ठीक है। सो दिस वाज अ बिग सेक्शन, बट सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा होपफुली। एक बार इसको हम समराइज कर लेते हैं। पहली चीज हमने सेक्शन 22 के अंदर पढ़ी कि पायरेसी, पायरेसी क्या होती है, पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन क्या होती है, ठीक है। किसको पायरेसी बोलते हैं, कि सेम चीजों को बेचना, आपको पता है तब भी आप बेच रहे हो, या इंपोर्ट करना, ये सब पायरेसी है, ठीक है। अगर कोई पायरेसी कर रहा है तो उस पर एक वायलेशन के लिए 25,000 का जुर्माना है और टोटल 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। प्रोप्राइटर जो है वो पेनाल्टी का अमाउंट ना लेके कोर्ट में केस भी फाइल कर सकता है, तो कोर्ट उसको डैमेजेस अवॉर्ड करती है, ठीक है। और इन सबसे पायरेसी से रिलेटेड या इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड कोई भी केस आप मिनिमम डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट से ही स्टार्ट करेंगे, उससे नीचे आप नहीं जा सकते, ठीक है। फिर इन्फ्रिंजर के पास क्या डिफेंस होता है, जो भी सेक्शन 19 के अंदर कैंसिलेशन के ग्राउंड्स हैं वो उसके लिए डिफेंस की तरह काम करते हैं। अगर वो उन ग्राउंड्स का यूज कर रहा है डिफेंस की तरीके से, तो पूरा का पूरा केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। एंड देन जब भी कोर्ट अपना डिसीजन देगा तो कोर्ट विल इन्फॉर्म द कंट्रोलर हु विल रिकॉर्ड द डिसीजन इन द डिजाइन रजिस्टर। अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, सेक्शन नंबर 23, ठीक है। सो कैन एनीवन रीड दिस आउट फॉर मी? Section 23. Is it visible or not? Or you're not interested in reading it? Okay. The provision of the Patent Act 1970 with regard to certificates Hmm. of the validity of the patent Hmm. and to the remedy in case of a groundless threats Hmm. of a legal proceedings by Hmm. patentee shall apply in the case of registered designs Hmm. in like manner Hmm. as they apply in the case of patents, Hmm. with the substitution of a reference to the copyright in a design for reference to a patent, and of references to the proprietor of a design for references to patentee, and of reference to the design for references to the invention. Is it simple or So not? in short, Yes. in short, it is connecting to the validity of patents. Hmm. I think 113 Patent Act. Yes. 113. Great. 106. Yes. So 113 was related to certificate of validity, and groundless threats is not you. Yeah. Yes, 106 is groundless threat. I thought you said 116. Okay. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी क्या था वहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी कुछ नहीं था। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी ये था कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट में और आपके किसी भी एक क्लेम को या सेट ऑफ क्लेम्स को सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी मिल गया है कि आपका ये क्लेम तो वैलिड है, और किसी थर्ड पार्टी ने फिर से उन्हीं क्लेम्स के लिए आपके ऊपर ये अपोजिशन फाइल कर दिया, चार्ज फाइल कर दिया, हाई कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी मिल गया था कि आपके ये क्लेम्स वैलिड हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको फ्यूचर में बचाता है लॉ सूट से, ठीक है। तो आपके ऊपर अगर किसी और ने फाइल कर दिया तो आपको डैमेजेस मिलते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपकी कोई डिजाइन को सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी मिल गया है और अगर कोई बंदा उस सेम डिजाइन को फिर से अपोज कर रहा है, देन यू विल गेट द डैमेजेस, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी वाली चीजें भी अप्लाई हो रही हैं। और ग्राउंडलेस थ्रेट्स, तो ग्राउंडलेस थ्रेट्स में क्या था कि इफ समवन गिव्स ग्राउंडलेस थ्रेट्स, तो आप उसमें अपना ये कर सकते थे,
पहले ही जाके बोल सकते थे कि मेरे को ग्राउंडलेस थ्रेड्स मिल रहे हैं, जबकि मैं उनका इन्वेंशन को इन्फ्रिंज कर भी नहीं रहा हूं। ठीक है, तो वो ग्राउंडलेस थ्रेड्स के लिए आप पहले से ही कोर्ट में पिटीशन डाल सकते थे कि आई एम रिसीविंग दीज टाइप्स ऑफ ग्राउंडलेस थ्रेड्स। ठीक है, तो जब वो आप पिटीशन डालते थे तो आपको इंजंक्शन मिल जाता था उन थ्रेड्स के अगेंस्ट। ठीक है, और अगर वो थ्रेड्स कंटिन्यू रहते थे तो आपको डैमेजेस भी मिल जाते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपको कोई ग्राउंडलेस थ्रेड्स दे रहा है तो वही सारे रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। बस फर्क क्या है कि आपको कॉपीराइट वर्ड की जगह पेटेंट वर्ड का यूज करना है। क्या लिखा है? विद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेफरेंसेस ऑफ कॉपीराइट इन अ डिजाइन फॉर अ रेफरेंस टू अ पेटेंट। कॉपीराइट इन अ डिजाइन की जगह हो जाएगा पेटेंट, और प्रोप्राइटर की जगह, पेटेंटी की जगह हो जाएगा प्रोप्राइटर, और इन्वेंशन की जगह हो जाएगा डिजाइन। बाकी पूरा का पूरा वही रहेगा। अंडरस्टूड?